मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब सकुशल हैं। बच्चों, अपना ख्याल रखिए। इसके साथ साथ मन लगाकर पढ़ाई करना मत भूलिए। बच्चों, आज का विषय क्या है? कर्नाटक संपदा। इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। पिछली कक्षा में इसी पाठ से संबंधित चर्चित अभ्यास भाग को नोट्स में लिखे हैं ना? सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं है, पढ़कर समझना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। पढ़ाई से संबंधित सारे काम समय पर पूरा कीजिए, नहीं तो अंत में बहुत परेशानी होगी। याद रखिए। आज हमें कहाँ से शुरू करना है? हाँ, चौथा अभ्यास भाग। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, अब पहला वाक्य देखिए। कर्नाटक को डैश का आगार कहते हैं। कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए। गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और डैश का संदेश दे रही है। त्याग और शांति का संदेश दे रही है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के डैश का प्रतीक है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की डैश फैलाई है। कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। बच्चों, अब हम पांचवा अभ्यास भाग कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, उसे पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य पढ़िए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು कर्नाटकದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ। अब दूसरा वाक्य। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ। अब तीसरा वाक्य। जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ। अब चौथा वाक्य देखिए। वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು। बच्चों, अब आगे का प्रश्न। नमूने के अनुसार इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहले उदाहरण पढ़िए। पर्वत। पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए। अद्री, पहाड़, गिरी। अब पहला शब्द सागर, तो पर्यायवाची शब्द बताइए। समुद्र, जलधि, सिंधु। अब दूसरा शब्द आगार, पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर, मकान, गृह, खजाना। तीसरा शब्द जल, पर्यायवाची शब्द बताइए। पानी, नीर, वारी। चौथा शब्द आकाश, तो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आसमान, गगन, नभ। बच्चों, अब सातवां अभ्यास भाग विलोम शब्द लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सुंदर, कुरूप, विदेश, स्वदेश, आदि, अंत, सजीव, निर्जीव, सदाचार, दुराचार, आयात, निर्यात। बच्चों, अब आठवां अभ्यास भाग उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप बनाना सीखिए। तो उदाहरण देखिए। संधि, संधियाँ। संधि, यह तो ह्रस्व एकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम नियम की तरफ ध्यान देंगे तो ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे उदाहरण में आपने देखा संधि, संधियाँ। उसी तरह यहाँ पर दिए गए सारे शब्द
रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये सारे के सारे इसी तरह से बदलते हैं, जैसे मूर्ति यहाँ जोड़ दीजिए मूर्तियाँ, उपलब्धि उपलब्धियाँ, कृति कृतियाँ, नीति नीतियाँ, संस्कृति संस्कृतियाँ, पद्धति पद्धतियाँ। बच्चों अब आगे का प्रश्न विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला शब्द दिग्गज, विच्छेद करके लिखिए दिग प्लस गज। यहाँ पर व्यंजन क से ग के मेल से उत्पन्न विकार दिग्गज, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह व्यंजन संधि है। उसके बाद आता है पर्वतावली, तो विच्छेद करके लिखिए पर्वत प्लस आवली। दो सवर्ण स्वर अ और आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, इसलिए यह दीर्घ संधि है। बच्चों अब तीसरा शब्द संग्रहालय, विच्छेद करके लिखिए संग्रह प्लस आलय। तो यहाँ पर दो सवर्ण स्वर संग्रह स्वर अ और आलय इसमें स्वर आ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है, संग्रहालय, इसलिए यह दीर्घ संधि है। उसी तरह से अब चौथा शब्द देखिए जलाशय, विच्छेद करके लिखिए जल प्लस आशय। यहाँ पर भी दो सवर्ण स्वर जल स्वर अ और आशय इसमें आ स्वर आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है जलाशय, इसलिए यह भी दीर्घ संधि है। बच्चों पांचवा शब्द जगन मोहन, विच्छेद करके लिखिए जगत प्लस मोहन, व्यंजन संधि है। उसी तरह से सदाचार, विच्छेद करके लिखिए सत प्लस आचार, व्यंजन संधि है। कैसे पता चलता है कि यह व्यंजन संधि है? क्योंकि व्यंजन से व्यंजन त से व्यंजन म और स्वर आ के मेल से उत्पन्न विकार को देखकर हम कह सकते हैं कि यह व्यंजन संधि है। बच्चों अब आगे का शब्द अत्यंत, इसे विच्छेद करके लिखिए अति प्लस अंत, यह यण संधि है। कैसे पता चलता है यह यण संधि है? नियम याद कर लीजिए। यदि ई उ और र के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और र का र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अति रस्व ई के बाद भिन्न स्वर अम आया है, तो यहाँ पर रस्व ई क्या बन जाता है, य बन जाता है। देखिए वहाँ पर अत्यंत, इसलिए यह यण संधि है। बच्चों अब आगे का प्रश्न विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला समस्त पद पढ़िए देश विदेश, यहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई गौण पद नहीं होता, तो इसे विग्रह करके लिखिए देश और विदेश। तो यहाँ पर दो शब्दों को मिलाने वाले देश विदेश, इन दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक और इसका लोप हो जाता है। तो समास का नाम पहचानिए, यह द्वंद्व समास है। बच्चों अब आगे का पद जल प्रपात, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। विग्रह कीजिए जल का प्रपात। तो यहाँ पर जल प्रपात, इन दो शब्दों के बीच आए संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो यह तत्पुरुष समास है। अब आगे का पद राजवंश, उसे विग्रह करके लिखिए राजा का वंश। यहाँ पर भी राजा वंश, इन दो शब्दों के बीच आए संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास है। अब आगे का पद देखिए राजमहल, विग्रह करके लिखिए राजा का महल। यहाँ पर भी राजा महल, इन दो शब्दों के बीच आए संबंध कारक की विभक्ति इसका लोप हो जाता है, राजमहल, तो यह भी तत्पुरुष समास है।
बच्चों अब आगे का अभ्यास भाग सही विकल्प को रेखांकित कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तुंगभद्रा नदी इन राज्यों में बहती है। कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल। तो सही उत्तर क्या है? कर्नाटक आंध्र प्रदेश। अब दूसरा वाक्य देखिए। श्रवण बेलगोला की गोमटेश्वर मूर्ति का निर्माण इन्होंने कराया था। दीवान पूर्णैया, मिर्जा इस्माइल, श्री वीरेंद्र हेग्गड़े, चाउंडराया। हाँ, सही उत्तर चाउंडराया। अब तीसरा वाक्य। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत प्रथम कन्नड़ साहित्यकार ये हैं। चंद्रशेखर कंबार, कुवेंपु, UR अनंतमूर्ति या गिरीश कार्नाड। सही उत्तर कुवेंपु। अब आगे का वाक्य देखिए। कन्नड़ भाषा के प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत साहित्यकार ये हैं। गोविंद पै, कुवेंपु, GS शिवरुद्रप्पा, तीनम श्री। तो यहाँ पर सही उत्तर गोविंद पै। बच्चों अब आगे का अभ्यास भाग अर्थ समझिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए। तक, थक। तो तक अर्थ क्या है? सीमा या अवधि सूचित करने वाला शब्द या पर्यंत। तो अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। राजू अपने पिता के साथ बाजार तक चला गया। अब आगे का शब्द थक अर्थात सुस्त या थकान। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं तो आज काम करते करते थक गया हूँ। तो आगे का प्रश्न देखिए। चोर, चोर। चोर अर्थात चोरी करने वाला। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब छोर अर्थात किनारा या अंतिम सिरा। गोल गुंबज के एक चोर से धीमी आवाज़ में बातें करे तो वो विरुद्ध चोर में स्पष्ट सुनाई देती है। बच्चों अब तीसरा शब्द बात, भात। बात अर्थात वचन, कथन। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने अपने दोस्त से अपने मन की बात बताई। अब भात अर्थात पकाया हुआ चावल। इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुझे दही भात बहुत पसंद है। अब चौथा प्रश्न देखिए। काल, खाल। काल अर्थात समय, वक्त। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें बदलते हुए काल के साथ बदलना चाहिए। अब खाल, चमड़ा। अब इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जानवरों की खाल से तरह तरह की चप्पलें बनाते हैं। बच्चों अब आगे का प्रश्न अनुरूपता, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे आप सब जानते हैं, प्रथम दो शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द के संबंधित शब्द आपको लिखना है। देखिए वहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। दक्षिण से उत्तर के चोर की पर्वतमाला पश्चिमी घाट। तो उसी तरह से दक्षिण की पर्वतावलियाँ नीलगिरी। दूसरा प्रश्न देखिए। कर्नाटक, चंदन का आगार। बेंगलुरु, सिलिकॉन सिटी। अब तीसरा, CV रामन, नोबेल पुरस्कृत। सर एम विश्वेश्वरैया, भारत रत्न। बच्चों अब चौथा प्रश्न। भद्रावती, लोहे और इस्पात। मैसूरू, चंदन का तेल, साबुन और रेशम। अब पांचवा प्रश्न देखिए। कावेरी, नदी। जोग, जलप्रपात। आगे का प्रश्न देखिए। बेलूरू, शिल्पकला। गोल गुंबज, वास्तुकला। अब सातवां प्रश्न देखिए। सेंट फिलोमिना चर्च। जगन मोहन राजमहल, पुरातत्व वस्तु संग्रहालय। आगे का प्रश्न क्या है? कृष्णदेवराय, शासक। राष्ट्रकूट, राजवंश। आगे क्या पूछा गया है? बसवण्णा, वचनकार। कनकदास, भक्त कवि। तो अंतिम प्रश्न देखिए। पंपा, प्राचीन कवि। कंबार, आधुनिक काल के साहित्यकार।